इस दिन की शुरुआत भी किसी आम ग्लैमर शाम की तरह हुई थी। बाहर की हवा बहुत ही ठंडी थी और नए साल की हलचल के साथ भरी हुई थी। वेन्यू के अंदर काफी रौनक और रोशनी थी। उस रात की मुख्य स्टार एमा वॉटसन हर तरह से एक आइकन लग रही थी। शांत, चमकदार और फोकस्ड, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। पहली बार जब मैंने उसे देखा तो वो भीड़ में आए एक और चेहरे जैसा लग रहा था जो सर्विस डोर के पास खड़ा हुआ था। लेकिन फिर मैंने उसकी आंखों की तरफ गौर किया। उसकी आंखें सिर्फ एमा का पीछा नहीं कर रही थी बल्कि उसी पर टिक गई थी, जैसे इस दुनिया में वो इकलौती इंसान हो। उसके कपड़े अजीब से थे, उसके बाल भी बिखरे हुए थे और वो खुद भी अजीब ढंग से अकड़ कर खड़ा था, जैसे वो जबरदस्ती खुद को सीधा खड़ा रखने की कोशिश कर रहा हो। क्या तुम्हें भी वो आदमी सही नहीं लग रहा? मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड से फुसफुसाते हुए कहा। कौन वो दरवाजे के पास? गार्ड ने उस आदमी की तरफ देखकर सर हिलाया। उसे मैं देखता हूँ। मैंने गार्ड को उस आदमी के पास जाते हुए देखा। उस आदमी ने ना कोई बहस की और ना किसी चीज के लिए मना। वो बस भीड़ में कहीं खो गया। लेकिन जब भी उसे लगता कि किसी का उस पर ध्यान नहीं है तो उसकी नजरें सीधा एमा पर टिक जाती। मैंने इस बेचैनी को दूर कर दिया। ऐसे इवेंट में इस तरह के सरफरे फैंस तो होते ही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना? जब तक कुछ रगड़ने की आवाज नहीं शुरू हुई। मैं ड्रेसिंग रूम में फाइनल शेड्यूल चेक कर रही थी जब मैंने वो आवाज सुनी। दबी हुई आवाज, जैसे किसी नोकीली चीज को रगड़ा जा रहा हो। मेरे पेट में मरोड़ उठने लगे। पहले तो मुझे लगा कि एक क्रू का आदमी होगा जो सामान रख रहा होगा, लेकिन फिर वो आवाज दोबारा हुई। रगड़, पॉज, रगड़। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने आवाज की तरफ अपना मुंह घुमाया और वो मेरे सामने था। वो एमा के ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर घुटनों के बल बैठा था। उसके हाथ में मेटल की एक पतली सी पट्टी थी, दरवाजे खोलने की पट्टी। लेकिन सिर्फ ये नहीं था, उसका दूसरा हाथ दरवाजे पर टिका हुआ था। वो उंगलियों से लकड़ी को नोच रहा था। उसके नाखून इतनी जोर से दरवाजे को खरोच रहे थे कि अब वो टूटकर गिरने लगे थे। उंगलियों से खून निकलने लगा और वो दरवाजे पर ऐसे फैल गया जैसे कोई भयानक संदेश हो। मैं हैरान हो गई और डर के मारे उसे देखती रही। उसके नाखून पूरी तरह से पीछे की ओर मुड़ गए और एक दर्दनाक दरार के साथ टूट गया, लेकिन वो एक इंच भी नहीं हिला। एमा मेरी बीवी है, हम दोनों शादी करेंगे, मेरा विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, उसने फुसफुसा कर कहा। उसकी आवाज लड़खड़ाई। ओए, आखिर तुम कर रहे हो? मैंने चिल्लाकर कहा। उसका सर अचानक से ऊपर उठा और उसकी आंखें बड़ी हो गई। एक पल के लिए वो बस मुझे देखता रहा, फिर वो मुस्कुराया। ये कोई आम मुस्कान नहीं थी, ये हल्की सी टेढ़ी मेढ़ी, जैसे उसे अभी अभी कुछ ऐसा करते पकड़ा गया जिस पर उसे गर्व था। तुम समझ नहीं रही हो, उसने कम और कांपती आवाज में कहा। वो मेरी है, वो हमेशा से मेरी थी। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, वो दरवाजे पर कूद गया और अपने कंधे से इतनी जोर से दरवाजा पटका कि चौखट हिल गई। अंदर मैंने एमा की घबराई हुई आवाज सुनी जो सिक्योरिटी को बुला रही थी। मैं मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन वो दरवाजे पर लगातार वार करता रहा। हर बार पहले से और भी ज्यादा था। उसके नाखून से सरे हाथों के निशान लकड़ी पर फैल गए। जब सिक्योरिटी टीम आई तो उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसे घसीट कर ले गए। वो हाथ पैर पटकने लगा और चीखने लगा। उसकी आवाज हॉलवे में गूंज रही थी। तुम हमें दूर नहीं कर सकते, वो मेरी है, वो मेरा इंतजार कर रही है। जब वो उसे ले जा रहे थे तब भी उसने अपनी आंखें दरवाजे पर टिका कर रखी थी। उसकी मुस्कान में कोई कमी नहीं थी। उसके खून से सनी उंगलियां जिनसे नाखून उखड़ चुके थे, वो छवि मेरे दिमाग में घर कर गए। मुझे लगा कि अब ये सब खत्म हो गया है। एमा ने उसी वक्त वहां से निकलने का फैसला कर लिया। उसने खुद को शांत रखा हुआ था, लेकिन बाद में जब हम उसे गाड़ी तक ले गए तो हवा भारी और ठंडी लगने लगी। सिक्योरिटी ने सब कुछ अच्छे से जांच करने के बाद कहा कि सब ठीक है और एमा गाड़ी में बैठ गई। जैसे दरवाजा बंद हुआ तो गार्ड को एक रेडियो से खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दी। पीछे के दरवाजे से कोई आवाज आ रही है, उसने टेंशन भरी आवाज में कहा। टीम बहुत ही तेजी से आगे बढ़ी और मैं भी उनके पीछे पीछे गई। मेरी सांसें चढ़ रही थी। जहां कमरे खत्म हो रहे थे वहां की सर्विस एंट्री के पास उन्हें वो दिखाई दिया, वही दरवाजा जिस पर वो आदमी पहले टंगा हुआ था। वो तासे खून से सना हुआ था और टुकड़ों में बिखरा हुआ था। उसके नीचे एमा की तस्वीरों का ढेर पड़ा हुआ था। न्यूज़पेपर से काटी गई, इंटरनेट से निकाली गई। सभी तस्वीरें लाल रंग की धारियों से सनी हुई थी और उनके पीछे उसने अपनी अश्लील और गंदी इच्छाओं और कल्पनाओं के बारे में लिखा हुआ था। एक तस्वीर पर उसने अपने खून से लिखा हुआ था, वो मेरी है, तुम कभी मुझे रोक नहीं पाओगे। एमा भारी सुरक्षा के साथ उस रात वहां से निकल गई और इवेंट के मैनेजर ने वादा किया कि अगली बार वो और भी कड़ी सुरक्षा का इंतजाम करेंगे। लेकिन किसी भी तरह का वादा जो हुआ था उसे बदला नहीं जा सकता था। मुझे आज भी रात को सपने में उसका चेहरा दिखाई देता है। एक लिपस्टिक के मुड़े हुए मुखौटे की तरह फैली हुई लग रही थी और उसके शब्द मेरे दिमाग में घूमते हैं। चैट जैसे लोग रुकते नहीं हैं, वो कुछ वक्त तक छिपने के लिए जगह ढूंढ लेते हैं और जब वो चले जाते हैं तो उनके होने का एहसास हमेशा मन में लगा रहता है। वो कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ते।
सितंबर 2023 में 43 साल के चैड माइकल बस्टो को न्यूयॉर्क फैशन वीक इवेंट में इलीगल एंट्री के लिए गिरफ्तार किया गया था, जहां उन्होंने बिना किसी की इजाजत के ड्रेसिंग रूम में एंटर किया और एक्ट्रेस एमा वॉटसन से शादी करने की इच्छा जताई। उन पर गैर कानूनी तरीके से घुसने और गलत व्यवहार करने के आरोप लगाए गए। बस्टो के ऊपर इस तरह की हरकत करने का इतिहास है, जिसमें एक्ट्रेस ड्रू बैरीमोर से संपर्क करने की कोशिश भी शामिल है। जून 2024 में उसने यूके ऑक्सफोर्ड की एक यूनिवर्सिटी, जहां से वॉटसन ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी, वहां से गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो एमा वॉटसन के बारे में जानकारी मांग रहा था। अधिकारियों ने उसे पीछा करने के शक में हिरासत में ली और फिर जांच के बाद रिहा कर दिया गया। इसकी शुरुआत एक और शांत शाम की तरह हुई, एक ऐसी शाम जिसमें आप कुछ भी अलग होने की उम्मीद नहीं रखते। उस रात ब्रिटनी घर पर नहीं थी। थाउजेंड ओक्स में बना उसका घर बिल्कुल शांत था, जैसे चांद की हल्की रोशनी में नहाया हुआ हो। इतनी शांति जो आने वाला खतरे की छाया को भी छिपा ले। हम में से कोई भी ये कल्पना नहीं कर सकता था कि क्या होने वाला है। मुसीबत का पहला संदेश मेरे फोन में एक अजीब सी घबराई हुई नोटिफिकेशन के रूप में आया। जेसन अलेक्जेंड्रा लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। नाम सुनते ही मेरे पेट में गुड़गुड़ शुरू हो गई। 2004 में उन 55 घंटों के लिए ब्रिटनी का एक्स पति जेसन ने जो किया, उसने सुरक्षा पर बड़े सवाल उठाए और लोगों के दिमाग में बस गया। मैंने नोटिफिकेशन पर क्लिक किया। मेरी जिज्ञासा जल्द ही डर में बदल गई। लाइव स्ट्रीम शुरू हो गई और वो मेरे सामने था। ब्रिटनी के बड़े से घर के बाहर खड़ा हुआ था। उसका चेहरा कमजोर लग रहा था। उसकी आंखें जुनून और पागलपन से चमक रही थी। कैमरा की हिलती हुई स्क्रीन, सामने के यार्ड, साफ सुथरे कटे हुए हेज और उसके बीच से बनाया हुआ एक बड़ा सा रास्ता दिखाई दे रहा था। उसकी आवाज एक कर्कश फुसफुसाहट की तरह फोन से आ रही थी। मैं तुम्हारे लिए यहाँ आ गया हूँ ब्रिटनी, उसने कहा। उसकी आवाज में उद्देश्य की एक अजीब सी भावना चलक रही थी। मैं अंदर आ रहा हूँ। वो घर की तरफ बढ़ा। चलते वक्त उसका कैमरा हिल रहा था। मेरी छाती जकड़ गई। जिस तरह से वो चल रहा था, सोच समझकर और जल्दी, उसने मुझे एक शिकारी की याद दिला दी जो अपने शिकार का पीछा करता है। वो सामने के दरवाजे तक पहुंचा और उसने हैंडल घुमाया। बंद। उसकी निराशा साफ थी। उसने एक लंबी सांस लेकर कोसने वाले शब्द मुंह से निकाले। फिर उसने घर का चक्कर लगाया। कैमरे ने अंधेरी खिड़कियों की झलकियां और उसके दुबले पतले शरीर की धुंधली परछाइयों को कैद किया। उसे एक खिड़की मिली। इसके बाद जो आवाज आई वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। कांच के टूटने की आवाज, चुभने वाली दरार। जब वो चढ़ा तो लाइव स्ट्रीम कांप उठा। उसकी सांस उखड़ी हुई थी। उसकी आवाज में खुशी और भ्रम का मिश्रण था। मैं आ गया, उसने बुदबुदाकर कहा। मुझे यही होना चाहिए था। जैसे ही वो अंदर आया, नजारा बदल गया। पॉलिश किया हुआ फर्श महंगी लाइट्स के नीचे चमक रहा था। घर की खामोशी बहरा कर देने वाली थी, जो सिर्फ उसके कदमों की चरमराहट और कभी कभी उसके होठों से निकलने वाली बेचैन करती हुई हंसी से टूट रही थी। वो लिविंग रूम में घूमता रहा। उसके हाथ फर्नीचर पर ऐसे रगड़ रहे थे जैसे वो उन पर अपना हक जता रहा हो। जो वो सीढ़ियों पर पहुंचा तो तनाव असहनीय हो गया। एक एक कदम आगे बढ़ते हुए वो ऊपर चढ़ गया। हर हरकत के साथ कैमरा उछल रहा था। क्या तुम मुझसे छुप रही हो ब्रिटनी? उसने पुकारते हुए पूछा। उसकी आवाज खाली घर में गूंज रही थी। तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ यहाँ। वो ब्रिटनी के बेडरूम में घुस गया। कैमरा बिस्तर पर टिका हुआ था, जो पूरी तरह से साफ सुथरा सफेद चादरों का इस्तेमाल करके बनाया गया था। वो धीरे धीरे बिस्तर के पास गया। उसका हाथ कपड़े को छूने के लिए कांप रहा था। ये वो जगह है जहाँ वो सोती है, उसने बिल्कुल हल्की आवाज में कहा। फिर वो अलमारी की तरफ मुड़ा। जब मैंने उसे दरवाजा खोलते हुए देखा तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सफाई से टके हुए कपड़े दिखाए। उसने अपनी उंगलियों उस पर सहलाई। उसकी सांसें अटक रही थी। बहुत करीब, उसने कहा। मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उसके कहने का तरीका था। प्यार को हक जताने का एक खतरनाक मिश्रण। इस तरह किसी के घर में घुसना घबराहट दिलाने जैसा था। ये सिर्फ एक घर नहीं था, ब्रिटनी की सैंक्चुरी थी और वो उसकी निजी जिंदगी में घुसकर इसका सबसे ज्यादा उल्लंघन कर रहा था। लेकिन वो यही नहीं रुका। बगल में बने एक बाथरूम में जाते हुए जेसन के पैर कांप रहे थे। लाइव स्ट्रीम में हमने जेसन को संगमरमर के पत्थर पर हाथ फेरते हुए देखा और वो उसके साथ सिंक के पास आकर रुक गया। उसने वहां रखा हुआ लूफा उठाया। उसने अपनी नाक पर दबाया और गहरी सांसें ली। उसने इसे इस्तेमाल किया है, उसने फुसफुसा कर कहा। उसकी आवाज भावनाओं में दब गई। ये उसी का है। इसके बाद उसने दवाइयों की अलमारी खोली और उसमें रखी चीजों को छानने लगा। जब उसने परफ्यूम की बोतल निकाली और उसे हवा में छिड़काया तो बोतल की खनक सुनाई दी और वो उसकी मिस्ट में ऐसे घूम रहा था जैसे
इससे उसे कोई आशीर्वाद मिल रहा हो। वो हंसने लगा, एक ऊंची बेचैन कर देने वाली आवाज जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। जब वो वापस बेडरूम की तरफ मुड़ा तो कैमरा फिर से हिल गया। उसकी आंखें और चीजों को ढूंढने लगी जिससे वो छेड़छाड़ कर सके। उसने बिस्तर से एक तकिया उठाया, उसे अपनी छाती से कसकर पकड़ लिया जैसे वो ब्रिटनी का कोई पुतला हो। मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा, उसने धीमी आवाज में बिस्तर के बगल में जमीन पर लेटे हुए कहा। उसके हाथ में अभी भी वो तकिया था। लाइव स्ट्रीम देख रहे सभी लोगों ने कमेंट्स करना शुरू कर दिया। ये आदमी कर क्या रहा है? कोई पुलिस को फोन करो ना, ये पागलपन है। और फिर स्क्रीन हिली। अचानक से हुई किसी आवाज ने तनाव को तोड़ दिया। आवाजें तीखी और अधिकार जताती हुई थी। ब्रिटनी की सिक्योरिटी टीम आ गई थी। जैसे ही जेसन ने भागने की कोशिश की, कैमरा बुरी तरह से हिल गया। उसकी सांस तेज हो गई। फीड अचानक बंद हो गई, जिसके बाद एक घुटन भरा सन्नाटा छा गया। बाद में मुझे पता चला कि पुलिस ने उसे किसी के घर में घुसने, बर्बादी करने की कोशिश करने और पीछा करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। भगवान का शुक्र है कि ब्रिटनी घर पर नहीं थी, लेकिन नुकसान हो चुका था। उस रात की फुटेज मेरे पास थी। जेसन की हरकतें न सिर्फ डरावनी थी, बल्कि वो किसी को पसंद करने और उसके लिए जुनूनी हो जाने के बीच पतली रेखा की एक डरावनी याद दिलाता है। आज भी जब मैं अपने फोन पर कोई लाइव स्ट्रीम देखती हूँ तो मुझे बेचैनी का एहसास होता है। ये उस अंधकार की झलक है जो सिर्फ दूर से ही नहीं दिखाई देती, बल्कि अपना डर बनाने की पूरी तरह से कोशिश करती रहती है। लोगों को ऐसा पागलपन बहुत ही डरावना है, जहां पर आपको समझ में नहीं आता कि आप किस पर भरोसा कर सकते हो और किस पर नहीं। जेसन अलेक्जेंडर, ब्रिटनी स्पीयर का एक्स हस्बैंड, जून 2022 में अरेस्ट किया गया था क्योंकि उसने ब्रिटनी स्पीयर्स के घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की उसी के शादी वाले दिन। अलेक्जेंडर ने ये सब कुछ लाइव स्ट्रीम में दिखाया कि वो उसकी शादी में घुस रहा है। उसने बताया कि वो जबरदस्ती नहीं घुस रहा, बल्कि उसे इनवाइट किया गया है। लेकिन वो ब्रिटनी स्पीयर्स तक पहुंच पाता उससे पहले ही उसके सिक्योरिटी ने उसे पकड़ लिया और उसे गिरफ्तार किया जबरदस्ती घुसने और छेड़छाड़ करने की वजह से। स्पीयर्स का कहना है कि उसके एक्स हस्बैंड का मानसिक संतुलन पहले से ही बिगड़ा हुआ था। अलेक्जेंडर को 64 दिनों तक हिरासत में लिया गया। इसके बाद स्पीयर्स की सिक्योरिटी टीम ने और सख्ती बरतनी शुरू कर दी। 2017 के न्यू ईयर्स ईव की बात है और केटी पेरी फिटनेस स्टोर के बैक स्टेज पर बहुत हलचल और जोश था। फैंस का शोर इतना ज्यादा था कि दीवारें भी हिल रही थी। मुझे केटी की सिक्योरिटी को मदद करने का काम मिला था। आखिरी वक्त के असाइनमेंट्स और सभी खास काम। आखिरकार ये केटी पेरी का शो था, इस दुनिया के बड़े सितारों में से, और जहां उसके फैंस पैशनेट होने के लिए जाने जाते हैं, आज रात को बिल्कुल भी नुकसान पहुंचाने वाले नहीं लग रहे थे। कम से कम मैंने तो खुद को यही बताया। कॉन्सर्ट अपने आप में ही धुंधली लाइट्स, म्यूजिक और फैंस के शोर से घिरा हुआ था। मैं पूरे वक्त स्टेज के पास ही था और भीड़ को अपनी पैनी नजरों से देख रहा था ताकि कोई अनहोनी ना हो। तभी मैंने उसे देखा। वो लंबा था, करीब 37-38 साल का, और चकाचौंध से भरी इस भीड़ में बहुत ही सादा बनकर आया था। उसका चेहरा बहुत ही फीका था। उसकी आंखें काली और गहरी थी। जहां बाकी सभी लोग चिल्ला रहे थे और नाच रहे थे, वहीं वो बहुत ही शांत खड़ा हुआ था। वो शो नहीं देख रहा था, वो उसे देख रहा था। उसके होंठ लगातार चल रहे थे और कुछ ऐसा बड़बड़ा रहे थे जिससे सुना नहीं जा सकता था। क्या तुमने वो देखा? मैंने दूसरे सिक्योरिटी गार्ड से कहा। हाँ, अजीब है पर नुकसान पहुंचाने वाला नहीं लगता। मैंने कहा, लेकिन मेरे अंदर कुछ तो था जिससे मेरे अंदर कंपकपी आ गई। वो सिर्फ उसे देख नहीं रहा था, बल्कि उसकी आंखें उस पर गड़ गई थी। जब शो खत्म हुआ और भीड़ बाहर निकली तो मेरे अंदर चैन की सांस आई। वो आदमी गायब हो चुका था और मैंने अनुमान लगाया कि वो भी बाकी लोगों की तरह अपने घर चला गया होगा। लेकिन जैसे क्रू ने अपना सामान बांधना शुरू किया और केटी की टीम बैकस्टेज गई, मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास हुआ। वहां कुछ ज्यादा ही शांति थी, इतनी शांति जो आपकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े कर दे। मैं केटी के ड्रेसिंग रूम में जाने से पहले हॉलवे में एक आखिरी चक्कर मार रहा था जब मैंने उसे देखा। दीवार पर लाल लिपस्टिक का निशान। उस लिपस्टिक की मदद से नीचे की ओर एक लकीर बनाई गई थी जो छोटे से हाथ पर जाकर खत्म हो रही थी। मेरे पेट में मरोड़ उठने लगे। मैंने दूसरे गार्ड को रेडियो किया, लेकिन इससे पहले कि वो कोई जवाब देते, मुझे कुछ आवाज आई। वो आवाज ड्रेसिंग रूम से आई। मैंने धक्का देकर ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खोला। मेरा दिल धड़कने लगा। पहली नजर में मुझे सब कुछ नॉर्मल लगा। उनकी वैनिटी में बहुत ही अच्छे तरीके से उनका मेकअप सजा हुआ था। उनके कॉस्ट्यूम रैक पर लगे हुए थे और गुलदस्ते से आती हुई गुलाब की हल्की हल्की खुशबू ने कमरे को महका दिया। लेकिन फिर मैंने उसे देखा। वो कमरे के कोने में बैठा हुआ था, परछाइयों के बीच आधा छुपा हुआ। उसने बहुत ही अजीब ढंग से अपने सर घुमाया हुआ था। उसने केटी का एक मेकअप ब्रश पर हाथ फेरा। वो उसे धीरे धीरे बड़ा ही प्यार से सहला रहा था। उसके होंठ फिर से हिले, फुसफुसाते हुए शब्द जिसे मैं समझ नहीं पाया। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मेरी आवाज मेरे गले में अटक गई। ए,
मैंने तीखी आवाज में कहा, जो मैं नहीं चाहता था। तुम इस तरह यहाँ नहीं आ सकते। उसने कोई हरकत नहीं की, बल्कि उसने अपनी नजरें घुमाकर शीशे की तरफ देखा। तभी मेरी नजर चमकीली लाल लिपस्टिक से लिखे शब्दों पर पड़ी। वो मेरी है। खड़े हो जाओ, मैंने ऑर्डर देते उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। मेरा हाथ मेरे बगल में रखे डंडे पर मंडरा रहा था। आखिरकार वो हिला। धीरे धीरे उसने उठना शुरू किया। उसकी आंखें शीशे को छोड़ ही नहीं रही थी। वो मेरा इंतजार कर रहे हैं, उसने प्यार से कहा। उसी ने मुझे यहाँ बुलाया है। तुम्हें अभी के अभी यहाँ से जाना होगा, मैंने थोड़ा सख्ती से कहा। मैं एक बार फिर रेडियो का इस्तेमाल करने के लिए तैयार था, लेकिन इससे पहले कि मैं कोई सिग्नल दे पाता, वो मेरे ऊपर कूद पड़ा। जिस जोर से उसने मुझ पे अटैक किया, वैनिटी टूट गई और कांच जमीन पर बिखर गया। परफ्यूम की बोतल और मेकअप भी अब जमीन पर था। उसने कांच का एक टुकड़ा अपने हाथ में ले लिया और उसे गुस्से से हवा में घुमाने लगा। इतने केमिकल्स की वजह से उसकी आंखें चल रही थी। तुम समझ नहीं रहे हो, वो चिल्लाया। उसकी आवाज में कर्कश थी। वो मेरी है, वो हमेशा मेरी रहेगी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसी ताकत के आगे मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जुनून ने उसे पागल कर दिया। वो अपने पंजों से मारता और घसीट रहा था। उसकी गर्म सांसें मेरे मुंह पर पड़ रही थी और वो बार बार केटी का नाम ले रहा था। जैसे ही वो मेरी पकड़ से मुक्त हुआ और 2 गार्ड मेन दरवाजे से अंदर आ गए, उन्होंने उसे जमीन पर पटक दिया। इसके बाद भी उसने लड़ना बंद नहीं किया। कुछ मिनट बाद पुलिस आ गई। उन्हें उसकी जैकेट की जेब में एक नोटबुक मिली। उस पर उसने केटी को खत लिखे हुए थे। वो कोई प्रेम पत्र नहीं थे, वो सिर्फ कल्पनाएं थी। वो किस तरह उसे बचाएगा, कैसे वो दोनों एक साथ जीवन शुरू करेंगे, इस बारे में गहरी विस्तार भरी बातें थी। वो कई हफ्तों से केटी का पीछा कर रहा था। उसे 6 अलग अलग म्यूजिक शोज में पहचाना गया। हर बार चुपके से मंच के पीछे चला जाता, लेकिन जिस बात ने मेरा खून खौलाया वो था आखिरी पन्ना। ये सिर्फ एक प्लान नहीं था, ये एक वादा था, काली इंक से लिखे हुए शब्द। आज रात वो रात होगी जब हम साथ होंगे। उसके नीचे उसने केटी के ड्रेसिंग रूम का पूरा स्केच बनाया हुआ था, हर छोटी से बड़ी चीज तक। जब पुलिस उसे घसीट कर ले जा रही थी तो उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा और उसका चेहरा मुस्कुराहट में बदल गया। तुम नियति को नहीं रोक सकते, उसने कहा। वो मुझे ढूंढती हुई आएगी, तुम देखोगे। उसके बाद हफ्तों तक मैं उसके शब्दों को भूल नहीं पाया। हर बार जब मैं अपनी आंखें बंद करता तो मैंने उसका चेहरा, उसकी मुस्कान, शीशे पर लाल लिपस्टिक देखी। मैंने सिक्योरिटी में ही काम जारी रखा, लेकिन वो कभी पहले जैसा महसूस नहीं हुआ। भीड़ में दिखाई देने वाला हर फैन आने वाला खतरा लगने लगा। हर खुला दरवाजा मेरी नब्ज को तेज कर देता, और हर बार जब मैं केटी पेरी का गाने सुनता तो मैं उसके बारे में सोचता, उस नोटबुक के बारे में जो उसने लिपस्टिक से लिखा था। वो सिर्फ मेरी है। 37 साल के पवेल चर्स्की को दिसंबर 2017 में पॉपस्टार केटी पेरी के कॉन्सर्ट टूर के दौरान उनका पीछा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ऐसा कहा गया कि वो अमेरिका के अलग अलग शहरों में उनके 6 कॉन्सर्ट्स में शामिल हुआ था और उसने केटी से संपर्क करने की कई कोशिशें की थी। जर्स्की को मियामी के अमेरिकन एयरलाइंस एरिना के बैकस्टेज में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करने के बाद पकड़ा गया था। अधिकारियों ने पाया कि उसके जुनूनी व्यवहार का इतिहास रहा है, जिसमें पेरी के होटल में घुसने की योजना भी शामिल है। उस पर पीछा करने और बिना इजाजत के घुसने के आरोप हैं। पेरी की टीम ने बताया कि उसके लगातार चल रहे कामों की वजह से वो अनसेफ महसूस कर रही थी। जर्स्की ने बाद में दावा किया कि वो उसे मिलना और बात करना चाहता है। हर बार की तरह वो भी एक आम मंगलवार की रात थी और मैं एक लंबे थका देने वाले दिन के बाद अपने बरामदे में बैठकर सिगरेट पी रहा था। सड़क शांत थी, जो थोड़ा अजीब था। हल्की हल्की चल रही हवाओं ने दूर से आने वाले ट्रैफिक की आवाज को भी कम कर दिया था, और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे शहर मुझे आराम दे रहा है। मैं आराम से पीछे की ओर लेट गया, मुंह से धुआं निकाला। कभी कभी निकलती हुई गाड़ियों की हेडलाइट देखकर मेरा दिमाग घूम रहा था। अपनी आंख के कोने से मैंने रेजी को सड़क पर चलते हुए देखा। वो हमेशा की तरह इस बार भी अपने बहन के घर जा रहा था। रेजी पड़ोस में एक जाना पहचाना चेहरा था, ऐसा आदमी जो सर हिलाकर नमस्ते करता, भले ही वो आपको अच्छी तरह ना भी जानता हो। उसका स्वभाव शांत और सामान्य था, एक ऐसा आदमी जो मक्खी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। आज रात भी वो हमेशा जैसा ही दिख रहा था, एक आम आदमी जो घर की तरफ जा रहा था। मैंने एक बार और सिगरेट को अपने मुंह से लगाया और नजर सड़क पर डाली। तभी मैंने उन्हें देखा। 5 लड़कियां, शायद टीनेजर्स, रेजी से कुछ कदम पीछे चल रही थी। वो हंस रही थी, एक दूसरे को धक्का दे रही थी, जैसे बच्चे करते हैं। पहले तो मुझे इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन जैसे जैसे वो करीब आई मैंने उनकी आवाज में कुछ पकड़ा, एक तीखापन, कुछ ऐसा जिसने मुझे सीधा बैठने पर मजबूर कर दिया। फिर भी मैंने इसे टाल दिया। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, है ना? रेजी ने उस गली की तरफ मोड़ लिया जो उसकी बहन के घर से होकर गुजरती थी। ये एक शॉर्टकट था जिससे आस पड़ोस के सब लोग जानते थे। मैंने खुद भी ये शॉर्टकट कई बार लिया है।
वो लड़कियां भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। उनकी हंसी अब और तेज गूंज रही थी। उनकी हंसी में कुछ ऐसा था जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। ये उस तरह की हंसी थी जैसे आप बच्चों से उम्मीद नहीं करते। ये बहुत ही भयानक थी। मैं वहीं बैठा रहा जहां मैं था, देखता रहा। पहले तो मुझे लगा कि ये सिर्फ मजाक के तौर पर चिढ़ाने जैसा है। हे बूढ़े आदमी, एक लड़की ने चिल्लाकर कहा। रेजी उलझन भरी नजरों से मुड़ा। उसने कुछ कहा भी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। हम बोर हो गए हैं, एक और लड़की ने कहा। उसके चेहरे पर किसी को छेड़ने वाली मुस्कान आ गई। रेजी ने जल्दी जल्दी चलने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ ही सेकंड में उस तक पहुंच गए। उनमें से एक ने उसका बैग पकड़ा और उसका हाथ से खींच लिया, जिससे उसका सारा सामान फुटपाथ पर गिर गया। उसने गुस्सा दिखाने की कोशिश की और अपना सामान समेटने के लिए नीचे झुका, लेकिन दूसरी लड़की ने उसे जोर से धक्का दे दिया। वो दीवार से टकराया। उसके हाथ बचाव में ऊपर उठ गए। अकेला छोड़ दो मुझे, उसने कांपती आवाज में कहा। नहीं तो क्या, सबसे लंबी लड़की ने कहा। इससे पहले कि वो कोई जवाब दे पाता, उसने जोर से उसके मुंह पर थप्पड़ मारा, बहुत जोर से। पूरी गली में उसकी आवाज ऐसी गूंजी जैसे कोई गोली चली हो। रेजी लड़खड़ाया और वहीं ये सब शुरू हुआ। उन्होंने उस पर हमला किया। मुक्कों की बरसात हो रही थी। एक लड़की ने उसकी बेल्ट उतारी और खींचकर उसकी पीठ पर जोर से मारा। दूसरी ने उसके पैरों को नीचे से बाहर निकाला, जिससे वो जमीन पर गिर गया। उसने रेंग कर भागने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे नहीं छोड़ा। उनमें से एक ने टूटे हुए कंक्रीट को पकड़ा और उसे उसके पहले से ही टूटे हुए शरीर पर तब तक पटकती रही जब तक उसने हिलना बंद नहीं कर दिया। ये आवाज दिल दहला देने वाली थी, एक सुस्त धमाका जिससे मैं अपने बुरे सपनों में आज तक सुनता हूँ। ये तो बहुत आसान हो गया, उनमें से एक लड़की ने हंसते हुए कहा। वो रेजी की छाती पर खड़ी हो गई। उसके जूतों पर लगे खून के निशान रेजी की शर्ट पर लग गए। दूसरी लड़की उसके पास घुटनों के बल आकर बैठ गई और उसकी जेब चेक करने लगी जैसे वो कुछ ढूंढ रही हो। जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने रेजी पर थूक दिया। हर एक बार के बाद रेजी की कराहने की आवाज कम होती गई। उसका चेहरा खून और सूजन से अजीब हो गया था, जिसे अब पहचाना नहीं जा सकता था। वो फिर भी नहीं रुके। उन्होंने उसके पेट में लातें मारी, उसके सर पर, बल्कि कहीं भी जहां तक वो पहुंच पाते। एक लड़की पीछे हटकर अपने फोन पर ये सब रिकॉर्ड करने लगी और अपनी बाकी दोस्तों को वो उकसा रही थी। उसे और जोर से मारो, एक एक मुक्का याद रहना चाहिए। मैं चिल्लाना चाहता था और की तरफ भागकर सब रोकना चाहता था, लेकिन मेरे पैर चल नहीं रहे थे। मेरे हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि मेरा हाथ से सिगरेट तक गिर गई। मैं सिर्फ वहां बैठकर उन्हें देखता रहा, डर में घबराया हुआ। उन्हें रेजी को बुरी तरह मारते हुए देखता रहा। जब ये सब खत्म हुआ तो वो सब उसके शरीर पर खड़े हो गए और हाँफते हुए हंसने लगे। उनमें से एक ने बेल्ट को हवा में ऐसे घुमाया जैसे उन्होंने कोई जीत हासिल की हो। दूसरी लड़की ने रेजी को हल्के से पैर से मार कर देखा कि वो जिंदा है या नहीं। चलो चले, सबसे लंबी लड़की ने अपने हाथ अपनी जीन से पोंछते हुए कहा। रेजी को ठंडे कंक्रीट पर कुचल कर बेजान छोड़कर वो वहां से निकल गए। वो जितना आगे जाते गए उनकी हंसने की आवाज उतनी कम होती गई। मैं वहां बैठा रहा, ऐसा लग रहा था जैसे मुझे वहां बैठे घंटे हो गए हों। ना ही मैं हिल पा रहा था और ना ही कुछ सोच पा रहा था। आखिरकार मैंने खुद को 911 पर फोन करने के लिए मजबूर किया। जब मैंने ऑपरेटर को रेजी की हालत के बारे में बताया तो मैं कांप गया, लेकिन मैं इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि उन्हें यह सब बता सकूं कि मैंने इसे देखा है और रोका नहीं। एम्बुलेंस आई, थोड़ी देर में पुलिस भी आ गई। उन्होंने रेजी की लाश को एक चादर के नीचे ढक दिया और सवाल पूछने लगे। मैं परछाइयों के पीछे छुपा रहा, देखता रहा, इस बात पर यकीन करने की कोशिश करता रहा कि मैंने क्या देखा था। आने वाले दिनों में एक वीडियो वायरल हुई, वो हर जगह फैल गई थी। उन लड़कियों के चेहरे हर न्यूज चैनल पर छप गए थे। जब उनकी पहचान सामने आई तो एहसास हुआ कि वो सब कितनी छोटी उम्र की थी। लोगों ने उन्हें शैतान राक्षस का नाम दिया और शायद वो थी भी, लेकिन मैं सिर्फ इतना सोच पा रहा था कि ये सब उन्होंने कितनी आसानी से कर दिया। किस तरह उन्होंने एक आदमी की जिंदगी को खेल बना दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बोर हो गई थी। अक्टूबर 2023 में 12 से 15 साल की उम्र की 5 लड़कियों ने वॉशिंगटन डीसी में 64 साल के रेजी ब्राउन पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी, और कारण खुद का बोर होना बताया। उन्होंने ब्राउन, जो एक विकलांग बूढ़ा आदमी था, उसका पीछा किया और उसे एक गली में बुरी तरह पीटा, जिस वजह से उसे गहरी चोटें आई। इस हमले को उनमें से एक लड़की ने रिकॉर्ड किया था। दिसंबर 2024 में एक लड़की को इस हमले में मुख्य भूमिका निभाने के लिए 21 साल की उम्र तक जेल की सजा सुनाई गई। बाकी सभी लड़कियों को अलग अलग सजा सुनाई गई, जिसमें एक 15 साल की लड़की भी शामिल थी, जिसे खतरनाक हथियार से हमला करने का दोषी मानने के बाद 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई।